हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद बजरंग में। आज हम सब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में चर्चा करेंगे। तो किसके बारे में? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो इसके बारे में पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे और अभी आगे और इसमें हम बढ़ते हैं। तो चलिए मान लेते हैं एचसीएफ फाइंड करते हैं, ठीक है। 12 ले लेते हैं और 5 ले लेते हैं, ठीक है। 12 और 5। तो देखो डिवीजन मेथड से, किससे? डिवीजन मेथड। तो जैसे यहाँ यूक्लिड डिवीजन, यहाँ क्या लिखा हुआ? डिवीजन लिखा हुआ, तो इसलिए डिवीजन मेथड से इसको पहले सोल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो बचपन में हम लोग डिवीजन मेथड से इसे सोल्व किया करते थे। तो 5 2 जा 10, यहाँ रिमाइंडर कितना बचा मेरा? 2। तो जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता था, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता था तब तक हम लोग डिवाइड करते रहते थे। फिर किसको लाते थे? इस डिवाइजर को डिविडेंड बना देते थे। तो 2 2 जा 4 और फिर कितना बचा? 1। अभी भी मेरा रिमाइंडर 0 नहीं आया तो फिर भाग लगाएंगे किसको? ये जो पुराना डिवाइजर था उसको डिविडेंड बना के। फिर 1 2 जा 2 हो जाएगा, फिर यहाँ 0। तो अब जाकर मेरा रिमाइंडर क्या आया? 0। तो जिस समय रिमाइंडर 0 आ रहा था उस समय मेरा डिवाइजर क्या था? उस समय मेरा डिवाइजर क्या था? 1। इसी डिवाइजर को हम लोग क्या कहते थे? एचसीएफ। क्या कहते थे? एचसीएफ। यानी कि रिमाइंडर 0 पर जो डिवाइजर का वैल्यू है वही क्या कहलाती थी? एचसीएफ कहलाती थी, ठीक। तो चलो इसको एल्गोरिथम के रूप में लिखते हैं। किसके रूप में? एल्गोरिथम के रूप में। एल्गोरिथम मतलब स्टेप बाय स्टेप में लिखते हैं, ठीक है। एल्गोरिथम का मतलब क्या हुआ? स्टेप बाय स्टेप। चलो तो जैसे देखो पहले 12 है, यानी कि पढ़ चुके हैं कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लीकेशन क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये चीज पढ़ चुके हैं। तो यहाँ डिविडेंड कितना है बोलो? 12। डिविडेंड कौन होता था? जो बड़ा होता था। तो 12 और 5 में बड़ा कौन है? 12। तो 12 इक्वल टू डिवाइजर मेरा हो गया 5, क्वोशेंट हो गया देखो कितना हो गया 2 और प्लस रिमाइंडर 5 2 जा 10। तो 12 में 10 चला गया तो कितना बचा? 2 बचा। तो मेरा रिमाइंडर कितना बच गया? 2। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि यहाँ रिमाइंडर इक्वल टू कितना आया? 2। रिमाइंडर इक्वल टू कितना है? 2, जो 0 के बराबर नहीं है, जो 0 के बराबर नहीं है। तो जब रिमाइंडर मेरा 0 नहीं आया तो अगेन क्या करते थे हम लोग? डिवाइड करते थे। अगेन डिवाइड। किसके किसके बीच में डिवाइड करेंगे बोलो? अगेन डिवाइड करेंगे किसके किसके? पहले जो डिवाइजर था कितना? 5, और जो मेरा रिमाइंडर बचा उसी से ना डिवाइड करेंगे। अगेन डिवाइड करेंगे 5 और 2 में। तो फिर 5 इक्वल टू 2 से, तो 2 से कितना बार में जाएगा? 2 2 जा 4। 5 से 4 चला गया, कितना बचा? 1। समझ में आया? अभी मेरा रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं हुआ। अभी मेरा रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं हुआ क्योंकि यहाँ रिमाइंडर कितना? 1 है। तो अगेन डिवाइड करेंगे। अगेन डिवाइड करेंगे। किसके किसके बीच में डिवाइड करेंगे? अब जो डिवाइड करेंगे, अब अभी जो डिवाइजर कौन है? 2 और रिमाइंडर कौन है? 1। तो 2 इक्वल टू करेंगे 1 से कितना बार में? 2 बार में। तो 1 2 जा 2 हो गया, 2 कंप्लीट। तो रिमाइंडर आप कितना आ गया? 0। तो जैसे ही मेरा रिमाइंडर 0 आया, तो उस समय जो डिवाइजर है वही डिवाइजर मेरा क्या कहलाएगी? एचसीएफ कहलाएगी। क्या कहलाएगी? एचसीएफ। तो इसका मतलब एचसीएफ ऑफ 12 और 5 का एचसीएफ कितना हो जाएगी बोलो? 1। कितना हो जाएगा आंसर? 1। समझ में आया? तो इस चीज को हम लोग इस तरह करके सोल्व कर। ए एंड बी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। तो हम लोग क्या किए कि ए को और बी को 2 पॉजिटिव इंटीजर्स मान लिए, ठीक है। ये चीज हम लोग मान लिए, ठीक। आप समझो कि जब मान लेंगे तो उसमें पहले चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? कि दोनों में बड़ा कौन है। तो मान लेते हैं कि ए बी से बड़ा है। ए बी से
बड़ा है। ठीक, चेक कर लिए कि ए जो है बी से बड़ा है। ठीक, अब इन दोनों के बीच में अप्लाई करो। क्या अप्लाई करेंगे कि हम लोग अभी तक क्या सीखे, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। यूक्लिड डिवीजन लेम्मा में टू पॉजिटिव इंटीजर्स के बीच में अप्लाई करने पर क्या आता था, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक, तो अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो जब अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यही चीज आएगा, जहां r का वैल्यू क्या होगा, 0 के बराबर या 0 से बड़ा लेकिन डिवाइजर से छोटा। तो डिवाइजर यहाँ क्या है, b है। क्या है, b। समझ में आया। तो ये चीज हम लोग अप्लाई किए। ठीक है, तो इस चीज को अप्लाई करने पर पता चला कि यहाँ पे जो डिवाइजर है b, उसको ध्यान में रखना है कि उस समय रिमाइंडर मेरा 0 आ रहा है या कि नहीं आ रहा। यदि रिमाइंडर मेरा 0 आ रहा है तो ये जो डिवाइजर b है यही मेरा क्या होगी, इन दोनों का एचसीएफ होगी, इन दोनों का एचसीएफ होगी। ठीक है, यदि यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो फिर से हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ भाग लगा रहे थे ना बार बार, तो उसी तरह फिर से हम यूक्लिड डिवीजन लेम्मा को अप्लाई करेंगे। लेकिन हाँ, अब किसके किसके बीच में अप्लाई करेंगे, यहाँ यूक्लिड डिवीजन लेम्मा जो अप्लाई किए किसके किसके बीच में किए, ए एंड बी के बीच में किए। ठीक है, तो यहाँ कंडीशन, दो कंडीशन निकलेगा। क्या, यहाँ पे कितना कंडीशन आएगा, दो कंडीशन। तो कौन कौन सा, फर्स्ट कंडीशन में मान लेते हैं कि रिमाइंडर मेरा 0 के बराबर नहीं आया, रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं आया। ठीक, तो तब हम क्या करेंगे कि अगेन अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेम्मा किसके किसके बीच में, जो डिवाइजर आया होगा, जो मेरा रिमाइंडर होगा, उन दोनों के बीच में। कौन कौन, डिवाइजर और रिमाइंडर। यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना कि हम जो आगे जो हम अप्लाई करेंगे किसके किसके बीच में यूक्लिड डिवीजन लेम्मा का अप्लाई करेंगे, डिवाइजर और रिमाइंडर के बीच में, ठीक, तो डिवाइजर को ध्यान देंगे कि डिवाइजर यहाँ क्या है, b है, और रिमाइंडर कितना है, r है। ठीक है, तो अब इन दोनों के बीच में अप्लाई करेंगे तो b इक्वल टू क्या होगा, r क्यू प्लस r1। अभी ये r1 क्यों लिए, क्योंकि ये न्यू रिमाइंडर हुआ, यानी नया रिमाइंडर हुआ। कैसे, जैसे देखो यहाँ r से भाग देंगे किस में, b में, तो मान लो क्यू बार में कुछ डिवाइड होकर जो रिमाइंडर मेरा बचा यही r1 हुआ। समझ में आया, यही मेरा r1 हुआ। समझ में आया, इस r से डिवाइड किए डिवाइजर में क्यू बार क्वोशेंट में, तो यही मेरा न्यू रिमाइंडर आया, यही मेरा क्या आया, न्यू रिमाइंडर। समझ में आया। ठीक है, ये r1 क्या आया, न्यू रिमाइंडर। समझ में आया। ठीक, अब फिर चेक करेंगे कि r1 इक्वल टू 0 है या नहीं है, r1 इक्वल टू 0 है या नहीं है। यदि r1 इक्वल टू 0 हो गया, r1 इक्वल टू 0 हो गया, तो यहाँ पे जो वैल्यू है डिवाइजर का, किसका, डिवाइजर का, एस्केप हो जाएगी। यदि r1 इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 तो फिर से हम भाग देंगे, किसमें, डिवाइजर में और रिमाइंडर में। यानी जो उस समय डिवाइजर होगी और जो उस समय रिमाइंडर होगी, उन दोनों के बीच में डिवाइड हम करते जाएंगे। कब तक, जब तक मेरा रिमाइंडर 0 ना आ जाए। ठीक है, चलो आगे और प्रोसेस देखते हैं अच्छा से। ठीक है, तो पहला चेक कर रहे हैं कि r नॉट इक्वल टू 0, तो फिर से हम यूक्लिड डिवीजन लेम्मा का अप्लाई करेंगे डिवाइजर और रिमाइंडर पे। ठीक है, तो इस चीज प्रोसेस को कंटिन्यू रखेंगे, कब तक, टिल रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0। तो कंटिन्यू द प्रोसेस, इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखेंगे टिल रिमाइंडर जब भी आएगा उस समय न्यू रिमाइंडर इक्वल टू 0। इस प्रोसेस को हम कंटिन्यू रखेंगे कब तक, जब मेरा रिमाइंडर क्या आ जाए, 0। जैसे ही रिमाइंडर 0 आएगी तब तक इस प्रोसेस को हमको कंटिन्यू रखना है। ठीक है, अब सेकेंड कंडीशन, मान लो कि इसी समय यहाँ में ही मेरा रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए। यहाँ में ही मेरा रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए। यहाँ पे ही मेरा रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो इस समय जो डिवाइजर होगा
डिवाइजर ही मेरा क्या होगा, एचसीएफ होगा। डिवाइजर ही मेरा क्या होगा, एचसीएफ। और यहाँ पे जो रिमाइंडर जीरो आएगा, जिस सिचुएशन में रिमाइंडर जीरो आएगा, उस सिचुएशन में जो डिवाइजर का वैल्यू होगा, वो डिवाइजर का वैल्यू क्या होगा, एचसीएफ होगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है कि डिवाइजर का वैल्यू एचसीएफ होगा। डिवाइजर जो भी आ जाए, डिवाइजर जो भी आ जाए, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना। यानी जब रिमाइंडर जीरो होगा उस समय डिवाइजर ही मेरा क्या होगी, एचसीएफ होगी। इस चीज को ध्यान में रखना। ठीक है, हाँ, एक चीज और देखो, चलो इस चीज को हम लोग फिर से समझते हैं अच्छा से। ठीक है, फिर से समझेंगे। ठीक, ए है, बी है, दो गो पॉजिटिव इंटीजर्स है, दोनों क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है। ठीक है, फिर से समझते हैं। ठीक, तो हम लोग को क्वेश्चन में पूछेगा फाइंड क्या, एचसीएफ किसके किसका, एचसीएफ ए एंड बी का, यूजिंग किसको यूजिंग करते हुए, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को यूजिंग करते हुए निकालो। देखो एचसीएफ फाइंड करने का बहुत तरीका, अभी आगे पढ़ेंगे। प्राइम फैक्टर से कैसे एचसीएफ निकालेंगे, कॉमन एचसीएफ जो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर विधि से हम लोग पहले ही एचसीएफ फाइंड कर चुके हैं। लेकिन आप किसके विधि से बोल रहा है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के विधि से निकालना है फाइंड। तो निकालने के लिए हम क्या ध्यान देंगे, सबसे पहले चेक करेंगे कि दोनों में बड़ा कौन है। तो मान लेते हैं कि ए ग्रेटर देन बी है। ठीक, तो जो बड़ा होगी वो क्या होगी, बोलो डिविडेंड। क्या होगी, डिविडेंड। जो छोटा होगा वो क्या होगा, बोलो डिवाइजर। क्या होगा, डिवाइजर। समझो, फिर से समझो, आखिरी बार। ये पहले चेक करेंगे कि दोनों में बड़ा कौन है। जो बड़ा होगा उसको किसके घर में लेंगे, बोलो डिविडेंड। जो बड़ा होगा उसको क्या लेंगे, डिविडेंड। और जो छोटा होगा उसको क्या लेंगे, डिवाइजर। क्या लेंगे, डिवाइजर। इस चीज को ध्यान में रखो। ठीक, अब इन दोनों के बीच में अप्लाई करो। क्या करो, अप्लाई करो यूक्लिड डिवीजन लेम्मा को अप्लाई करो। ठीक है, किस दोनों के बीच में, ए एंड बी के बीच में। तो ये क्या है, डिविडेंड है, तो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, यही चीज आएगा। और रिमाइंडर का रेंज क्या होगा, जीरो के बराबर या उससे बड़ा, लेकिन डिवाइजर से छोटा। किससे, डिवाइजर से। समझ में आया, डिवाइजर क्या होगा, डिवाइजर। अच्छा, एक चीज याद रखना तुम लोग कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि डिवाइजर के जगह बी ही होगा, बी होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बस यह ध्यान में रखना है कि इस पोजीशन पे डिवाइजर होती है, ना कि बी। यहाँ एक कंडीशन लो, यहाँ चेक करो, देखो मान लो ए और बी में ए छोटा हो गया और बी बड़ा हो गया। अब बताओ इन दोनों में डिविडेंड कौन होगा। तो अभी हम पढ़े यहाँ पे हम पढ़े कि डिविडेंड वही होगी जो नंबर बड़ी होगी, उसको डिविडेंड लेंगे। जो नंबर बड़ी होगी उसको डिविडेंड लेंगे। यहाँ बड़ी कौन है, बी, तो इसको क्या ले लेंगे, डिविडेंड। क्या ले लेंगे, डिविडेंड। और जो छोटी होगी उसको क्या मान लेंगे, डिवाइजर। क्या मान लेंगे, डिवाइजर। तो अब इन दोनों के बीच में अप्लाई करो, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा का अप्लाई करो। तो अप्लाई करने पर क्या होता था, डिविडेंड इक्वल टू, तो डिविडेंड कौन है, बी है, इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट। डिवाइजर क्या है, बोलो ए इंटू क्वोशेंट क्यू प्लस आर। आप देखो अब यहाँ पे इसका रेंज रिमाइंडर का रेंज क्या होगा, जीरो के बराबर या उससे बड़ा, लेकिन डिवाइजर से छोटा। डिवाइजर यहाँ कौन है, बोलो ए है। डिवाइजर यहाँ कौन है, ए है, तो ए से छोटा। समझ में आया। तो इस चीज को ध्यान में रखना है कि रिमाइंडर का जो रेंज है जीरो से बड़ा होगा या इक्वल होगा, लेकिन डिवाइजर से छोटा होगा। इस चीज को दिमाग में रखना है। तो अप्लाई कर दिए। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे, कंडीशन चेक करेंगे। ठीक है, पहला कंडीशन क्या होगा, यदि रिमाइंडर मेरा जीरो हो जाए, तो इस समय जो डिवाइजर होगा वही मेरा क्या होगा, एचसीएफ होगा। किसका एचसीएफ होगा, ए एंड बी का। समझ में आया। वही डिवाइजर क्या कहलाएगी, एचसीएफ कहलाएगी। समझ में आया। हाँ, सेकेंड कंडीशन,
यदि रिमाइंडर 0 ना हो, रिमाइंडर 0 ना हो तो अगेन अप्लाई, अगेन अप्लाई, फिर से अप्लाई कर देंगे यूक्लिड डिवीजन लेम्मा को। लेकिन इस समय किसके बीच में अप्लाई करेंगे, बोलो बोलो, जो नया डिवाइजर है, जो नया डिवाइजर है और जो रिमाइंडर है, उन दोनों के बीच में, डिवाइजर और रिमाइंडर के बीच में। डिवाइजर कौन है, बी, रिमाइंडर कौन है, आर। तो यहाँ डिवाइजर बी और रिमाइंडर आर। तो आप बताओ, अब हम लोग पढ़ चुके हैं कि डिवाइजर क्या है, बी, रिमाइंडर कौन है, आर। तो ऐसे ना डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आर और डिवाइजर बी। अब इन दोनों में सही बात बताओ कि बड़ा कौन होगा, बी बड़ा होगा आर से। तो ई अब किसके जैसा काम करेगी, बोलो, ई काम करेगी डिविडेंड के जैसा और ई काम करेगी रिमाइंडर के जैसा। समझ में आया, बताओ। अब ये रिमाइंडर नहीं रहा, अब ये क्या बन गया, सॉरी 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 सॉरी, अभी की बन गया डिवाइजर। क्या बन गया, डिवाइजर। अभी क्या बन गया, डिवाइजर। समझ में आया। यानी कि देखो, जैसे यूक्लिड डिवीजन लेम्मा का अप्लाई करेंगे, किसको, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा का अप्लाई जो करेंगे, वो अप्लाई किसके किसके बीच में होता है, डिवाइजर यानी कि दो इंटीजर्स के बीच में। तो दो इंटीजर्स, यहाँ एक इंटीजर डिवाइजर हुआ और एक इंटीजर रिमाइंडर हुआ, ठीक। तो आप चेक करेंगे कि दोनों में बड़ा कौन है, दोनों में बड़ा कौन है। तो बड़ा जो रहेगा उस क्या मान लेंगे, डिविडेंड मान लेंगे। तो जो डिवाइजर है अब वो क्या बन जाएगी, डिविडेंड बन जाएगी, और जो रिमाइंडर है वो क्या बन जाएगी, डिवाइजर बन जाएगी। तो अब इन दोनों के बीच में क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। तो क्या होता था, डिविडेंड इक्वल टू, यानी कि बी इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लीकेशन क्वेश्चन। तो डिवाइजर यहाँ क्या, आर, क्वेश्चन क्यू प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर मतलब न्यू रिमाइंडर R1। समझ में आया। अब फिर से यहाँ चेक करेंगे, फिर से हम यहाँ क्या करेंगे, चेक करेंगे अगेन, चेक R1 इक्वल टू 0 है या नहीं है। R1 यदि इक्वल टू 0 है तो इस समय जो डिवाइजर है, इस समय जो डिवाइजर वही मेरा एस्केप होगी। इस समय जो डिवाइजर है वही मेरा क्या होगी, एस्केप होगी, ठीक है। और मान लो कि R1 नॉट इक्वल टू 0, R1 नॉट इक्वल टू 0, तो अगेन अप्लाई, अगेन अप्लाई। तो ऐसे अप्लाई कब तक करेंगे, जब तक रिमाइंडर मेरा 0 ना आ जाए। तो अगेन अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, किसके किसके बीच में, डिवाइजर और रिमाइंडर। तो डिवाइजर कौन है, बोलो, डिवाइजर कौन है, R, रिमाइंडर कौन है, R1। तो R और R1 के बीच में हम इन दोनों को अप्लाई करेंगे। समझ में आया। अब चेक करेंगे कि दोनों में बड़ा कौन है। तो चेक क्या करना है, डिवाइजर हमेशा बड़ा होगा तो R हमेशा की होगा, बड़ा होगा R1 से। तो ई अब क्या बन जाएगी, डिविडेंड बन जाएगी। क्या बन जाएगी, डिविडेंड। और ई क्या बन जाएगी, डिवाइजर। समझ में आया। इस तरह करके हम लोग प्रोसेस को आगे करते रहेंगे जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। इसी चीज को हमको चेक करना पड़ता है। समझ में आया। चलो अब क्वेश्चन बनाते हैं, अच्छा से समझ जाएंगे, ठीक। चलो, फाइंड HCF 3 यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को यूज करते हुए, ठीक है। तो सबसे पहले चेक करो दोनों में बड़ा कौन है, 14 बड़ा है 3 से। तो इसको क्या मान लेंगे, बोलो, जो बड़ा होती है उसको क्या मानते हैं, बोलो बोलो, डिविडेंड, डिविडेंड मान लेंगे। और जो छोटा है उसको क्या मानते हैं, डिवाइजर। क्या मानते हैं, डिवाइजर, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में अप्लाई करो, अप्लाई, क्या अप्लाई करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा को। यूक्लिड डिवीजन लेम्मा क्या कहती है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लिकेशन क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक। तो डिविडेंड इक्वल टू 14 इक्वल टू डिवाइजर 3 मल्टीप्लिकेशन क्वोशिएंट, कितना बार में क्वोशिएंट आएगा, 3 चौके 12, 3 चौके 12। तो 12 चला गया, इससे कितना बचा, रिमाइंडर 2। समझ में आया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ चेक करो, तो यहाँ चेक करो, सिंस रिमाइंडर जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, नॉट इक्वल टू 0। यहाँ रिमाइंडर मेरा कितना आया, बोलो, रिमाइंडर हमेशा चेक करो, रिमाइंडर कितना आया, बोलो, रिमाइंडर मेरा 2 आया। तो 0 के बराबर है, नहीं है। तो रिमाइंडर जब 0 के बराबर ना हो तो अगेन अप्लाई, अगेन अप्लाई
क्या, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा किसके किसके बीच में अप्लाई करेंगे, बोलो बोलो बोलो। जो डिवाइजर है कितना 3 और जो रिमाइंडर है उन दोनों के बीच में अप्लाई करेंगे। जो डिवाइजर है और जो रिमाइंडर है, समझ में आया, इन दोनों के बीच में अप्लाई करेंगे। तो क्या लिखेंगे, तो जो अप्लाई करेंगे तो इन दोनों में बड़ा कौन है 3 और 2 छोटा है, तो ये क्या हो जाएगी, बोलो बोलो, डिविडेंड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिविडेंड। और ये क्या हो जाएगी, डिवाइजर। ये क्या हो जाएगी, डिविडेंड, और ये क्या हो जाएगी, डिवाइजर। समझ में आया। तो चलो, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लीकेशन क्वेश्चन 2 1 2 प्लस 2 चला गया, कितना बचेगा 1। समझ में आया। अब फिर से देखो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया 1। अब बताओ सिंस क्या मेरा रिमाइंडर इक्वल टू 0 है, नहीं है, अभी भी नॉट इक्वल टू 0। तो जब तक 0 नहीं आ जाएगा तब तक अप्लाई करते रहेंगे। तो अगेन अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेम्मा किसके किसके बीच में, बोलो, डिवाइजर और रिमाइंडर। तो डिवाइजर कौन है, बोलो 2, रिमाइंडर कितना है 1। इन दोनों के बीच में अप्लाई करो, 2 और 1 के बीच में अप्लाई करो। तो इन दोनों में बड़ा कौन है, देखो 2 बड़ा है 1 छोटा है, तो जो बड़ा हो जाएगा वो डिविडेंड हो जाएगी। तो 2 इक्वल टू 1 2 जा 2 का 2 खत्म, अब रिमाइंडर कितना आया 0। तो जैसे ही हम देखें कि रिमाइंडर मेरा कितना आ गया 0, जब रिमाइंडर मेरा 0 आ गया तो इस समय जो डिवाइजर का वैल्यू है, यहाँ पे देखो सिंस रिमाइंडर इक्वल टू 0, इसलिए सो डिवाइजर इक्वल टू एचसीएफ हो जाएगा। किसका 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 एचसीएफ निकाल रहा है, बोलो 14 का और 3 का। तो डिवाइजर कितना हो गया, बोलो बोलो, डिवाइजर कितना हो गया 1। डिवाइजर कितना है 1। तो 1 इक्वल टू एचसीएफ ऑफ 14 एंड 3। तो 14 और 3 का एचसीएफ कितना हो जाएगा 1। 14 और 3 का एचसीएफ कितना हो जाएगा 1। समझ में आ गया, समझ में आया कुछ, ठीक। इस तरह करके हम लोग फाइंड करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये टॉपिक आप खत्म हुआ, और शायद आप लोग के सिलेबस में भी ये टॉपिक हटा दिया न्यू बुक से शायद। तो अब जो है अब उसको करते हैं, क्या है आगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है। अब इस चीज को पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है। तो चलो ध्यान देते हैं इसमें अच्छा से। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये आखिर है क्या, अब इसको हम लोग समझते हैं। तो देखो होता क्या है कि मान लो कि कोई भी नेचुरल नंबर है, मान लो, ठीक है, कोई भी नेचुरल नंबर, मान लो कि 4, क्या मान लो 4, ठीक है 4। अब 4 को ध्यान से देखो, इसका फैक्टर निकालो। एक तो 1 आएगा, 1 से डिवाइड है, 2 से डिवाइड है, और खुद 4 से डिवाइड है। अब 6 है, इसका भी फैक्टर निकालो तो 1 से डिवाइड है, 2 से डिवाइड है, 3 से डिवाइड है, और 6 से भी डिवाइड है। समझ में आया। तो अब देखो यहाँ पे 2 को देखना, ठीक है, यहाँ पे 2 को देखो और 3 को देखो, ठीक है। अब देखो 4 को जो लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लीकेशन 2 लिख सकते हैं 2 4 को, 6 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लीकेशन 3। उसी तरह मान लो देखो 8 को 1 है 2 है 4 है 8 है, 8 को लिख सकते हैं 1 8 2 इंटू 4, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लीकेशन 2 मल्टीप्लीकेशन 2, 8 के बराबर होगा ना, 2 दूनी 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 इकाई 8। समझ में आ रहा। तो एक चीज ध्यान दो, जितना भी नंबर है, जितना भी नंबर है, जैसे 4 है उसको 2 मल्टीप्लीकेशन 2, 6 को 2 मल्टीप्लीकेशन 3, 8 को 2 मल्टीप्लीकेशन 2 मल्टीप्लीकेशन 2। यानी कि क्या समझ में आ रहा है इस चीज को, देखो तो ये क्या है 2 मल्टीप्लीकेशन 2, ये 2 क्या है बोलो, प्राइम नंबर, क्या है प्राइम। यहाँ पे भी 2 और 3 दोनों का दोनों क्या है बोलो प्राइम। यहाँ पे 2 3 बार आया, तीनों का तीनों क्या है बोलो प्राइम।
तो देखो कि जितना भी नंबर है, कोई भी नेचुरल नंबर को हम ले रहे हैं, उस नेचुरल नंबर को प्राइम के फैक्टर के रूप में, प्राइम फैक्टर के रूप में हम लिख पा रहे हैं, प्राइम फैक्टर के रूप में लिख पा रहे हैं, प्राइम फैक्टर के रूप में उस नंबर को हम लिख पा रहे हैं। इसी चीज को समझाता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जो है इसी चीज को समझाना चाहता है, इसी चीज को कहना चाहता है। ठीक है, तो क्या कहना चाहता है समझो। तो जितना भी नेचुरल नंबर है उसको प्राइम फैक्टर के रूप में हम लिख सकते हैं। जितना भी नेचुरल नंबर है, मान लो एनी नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर, एनी नेचुरल नंबर, एनी नेचुरल नंबर कैन बी एक्सप्रेस किसके रूप में, प्राइम फैक्टराइजेशन में, प्राइम फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन में हम लिख सकते हैं, कोई भी नेचुरल नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में। समझ में आया? तो देखो तुम लो कोई भी नंबर ले लो, कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, उसको प्राइम फैक्टराइजेशन में हम लिख सकते हैं। अच्छा, प्राइम फैक्टराइजेशन क्यों कर रहे हैं, यहाँ ध्यान देना, एक चीज ध्यान दो, यहाँ 2 मल्टीप्लीकेशन 4 है, यहाँ 1 मल्टीप्लीकेशन 8 है। अब यहाँ में ध्यान दो कि 1 और 8 दोनों में से कोई भी प्राइम नहीं है। यहाँ 2 और 4 में 2 तो प्राइम है और लेकिन 4 प्राइम नहीं है। और यहाँ देखो 2 2 2 प्राइम 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 है। यानी कि हम इसमें क्या करना चाह रहे हैं, यूनिकनेस लाना चाह रहे हैं। क्या लाना चाह रहे हैं, यूनिकनेस। यूनिकनेस का मतलब हुआ कि उसमें जो भी फैक्टर हो सिर्फ का सिर्फ वही फैक्टर हो और कोई दूसरा हो ही नहीं। ये नहीं कि एक प्राइम हो और एक कंपोजिट हो, वैसा नहीं चाह रहे हैं हम। वैसा फैक्टर चाह रहे हैं कि जिसमें क्या हो, सिर्फ और सिर्फ प्राइम हो। ऐसा क्यों चाह रहे हैं, इसके पीछे कोई तो कारण होगा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहना चाहता है कि कोई भी नेचुरल नंबर है या कोई भी कंपोजिट नंबर है तो उसको एक यूनिक वे में, क्या यूनिक वे में, यूनिक मतलब कि सिर्फ और सिर्फ वही हो, यूनिक वे में प्राइम फैक्टराइजेशन करना चाह रहे हैं। तो ऐसा क्यों करना चाह रहा है, ऐसा इसलिए करना चाह रहा है कि आगे जब हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे, इसका यूजेस देख लो। जब हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे कि जैसे ये प्रूव करेंगे, ठीक है, कि √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। क्या है, इरेशनल नंबर। वहां पे इसको यूज करेंगे, ठीक। और P/Q ये क्या है, रेशनल नंबर। क्या है, रेशनल नंबर। तो इसका जब डेसिमल एक्सपेंशन देखेंगे, क्या डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब हुआ कि डेसिमल यानी दशमलव के रूप में जो इसका होता है ना, तो जैसे रिपीटिंग होता है, क्या होता है, एक रिपीटिंग होता है और एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये 2 प्रकार का देखेंगे रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन, एक रिपीटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। वो किसको देखकर पता करेंगे, इस हर को, यानी कि इस Q का फैक्टर निकालेंगे, इस Q का प्राइम फैक्टर, क्या प्राइम फैक्टर निकालेंगे और उस प्राइम फैक्टर से हम पता लगा लेंगे कि वह नंबर रिपीटिंग में डेसिमल एक्सपेंशन होगा या उस रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। कैसा होगा, वो सिर्फ भाग ना देकर हम सिर्फ प्राइम फैक्टर को देखकर पता कर पाएंगे। इस चीज में इस सब का चीज यूज हम लोग करेंगे। इसलिए मतलब कि ओनली का ओनली यूनिकनेस लाने के लिए सिर्फ और सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन पे हम लोग ध्यान देंगे। इसी को फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में लिया गया है, ठीक। अब देखो हम लोग कुछ प्राइम नंबर को देखते हैं, ठीक है। जैसे देखो 2 3 5 7 11 13, इसके बाद 17 19 23 etc, ठीक। और भी होगी। अब प्राइम को प्राइम में मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं, ठीक है। तो जैसे देखो क्या देखेंगे, अच्छा एक चीज देखना, यहाँ 101 और 1001, ठीक है। और क्या ले सकते हैं 2 3 1,
ठीक है, इन तीनों को देखते हैं। ठीक, 101 जो है यह एक प्राइम नंबर है। क्या है? प्राइम। कितना डिजिट का है बोले तो 3 डिजिट का। कितना? 3 डिजिट का। तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर कौन है? 101। स्मॉलेस्ट, ये जो है 101 क्या है? स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर क्या है? स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर कौन है? 101। ठीक है। अच्छा, स्मॉलेस्ट 1 डिजिट प्राइम नंबर 2। ठीक है। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर यानी सबसे छोटा प्राइम नंबर जो है कौन? 3 डिजिट में कौन होगा? 101। अब देखो 1001, 1001, इसको ध्यान देना, इसको भाग लगाओ, 7 से भाग लगाओ। 7 1 जा 7, 3 7 चौका 28, 2 7 21, और कटेगा ये? ध्यान दो, 7 से नहीं, 11, हाँ 11 से कट जाएगा। 11 का है 11, 12 13 14, 3 11 13 33, हाँ 13 तो कटेगा। यानी कि 1001 को लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लीकेशन 11 मल्टीप्लीकेशन 13। ठीक है। अब 231 को देखो 231 भाग लगाओ, 3 2 5 1 6, यानी 3 से डिवाइड है। 3 7 21, 2 7 21, इस 7 से चला जाएगा। ठीक है, यानी कि इसको लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लीकेशन 7 मल्टीप्लीकेशन 11। तो यहाँ कुछ समझो, हम जो समझाना चाह रहे हैं। देखो, सबसे पहला बात, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर पूछे तो क्या होगी? 101। क्या होगी? 101। कोई भी पूछे कि स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर क्या होगी? बोलो 101। अब देखो 1001, 1001। अब बताओ 7 से भी डिविजिबल है, 11 से भी, और 13 से भी। 231 जो है एंड 231 किससे किससे डिविजिबल है? 3 से, 7 से, 11 से भी डिविजिबल है। तो यहाँ एक चीज समझो कि जब प्राइम नंबर को आपस में मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, ये क्या? 7 11 13, तीनों का तीनों क्या प्राइम है? प्राइम नंबर को आपस में मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, तो जो वैल्यू आ रही है वह एक कंपोजिट नंबर आ रही है। यहाँ पे देखो 3 7 11, ये भी तीनों का तीनों क्या है? प्राइम नंबर। इन तीनों प्राइम नंबर को भी मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, तो जो वैल्यू आ रही है ये क्या है? कंपोजिट। क्या है? कंपोजिट। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी प्राइम नंबर का हम यदि मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो वह नंबर हमेशा का हमेशा क्या आएगी? कंपोजिट के रूप में ही आएगी। क्योंकि कंपोजिट के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, मोर देन, बोलो मोर देन 2 फैक्टर। मोर देन 2 फैक्टर। कोई भी नंबर है जैसे 231 ही, इसका 2 फैक्टर तो हमेशा फिक्स होगा, एक 1 और एक हुआ खुद। एक 1 होगा और एक हुआ खुद होगा। अब और कौन कौन आ गया? ये किससे किससे डिविजिबल है? 3 से भी है तो 3 भी हो जाएगा, 7 से है तो 7 भी हो गया, 11 से है तो 11। जब 11 और 3 दोनों से है तो 11, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन से भी होगा। अच्छा, इन दोनों से भी है तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन से भी ये डिविजिबल होगा। ये चीज आगे अच्छा से डिस्कस करेंगे। ये सब कंपटीशन में पढ़ा जाता है, यानी दिमाग में रखा जाता है। ये सब को अभी ना ही ध्यान दो तो ठीक है, ज्यादा लेवल हो गया। चलो हटा दो कुछ देर के लिए, कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं तो ना। तो चलो ध्यान दो। तो वही चीज हम देखने का प्रयास किए कि जब प्राइम नंबर को आपस में मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो क्या हो रही है? वह एक कंपोजिट नंबर बन रही है। इसका मतलब कि जितना भी कंपोजिट नंबर है उसको हम प्राइम फैक्टर के रूप में दिखा सकते हैं। उसको हम प्राइम फैक्टर के रूप में दिखा सकते हैं, वो भी किस रूप में? यूनिक वे में। किसमें? यूनिक वे में। यानी कि यूनिक वे का मतलब कि सिर्फ और सिर्फ उसमें प्राइम नंबर ही रहेगा। हाँ, उसमें हम उसको जैसे एक चीज बोलो कि जैसे 7 मल्टीप्लीकेशन 11 मल्टीप्लीकेशन 13 कितना आया? बोलो 1001 आया। इतना आया था कि नहीं? तब बताओ क्या 11 मल्टीप्लीकेशन 7 मल्टीप्लीकेशन 13 वैल्यू चेंज हो जाएगा या वही आएगा? बोलो। बस हम क्या किए? ऑर्डर चेंज किए। क्या किए? इन दोनों का ऑर्डर चेंज किए। ऑर्डर क्या किए? चेंज। ऑर्डर क्या किए? चेंज। तो वैल्यू चेंज हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में ऑर्डर चेंज कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, या और भी ऑर्डर चेंज कर दो
13 मल्टीप्लिकेशन 11 मल्टीप्लिकेशन 7। देखो ऑर्डर चेंज कर दिए, तो ऑर्डर चेंज कर रहा है लेकिन प्राइम नंबर पे जो जो प्राइम है वही का वही प्राइम नंबर होगा, यानी कि 1001 का जो प्राइम फैक्टर है 7, 11, 13 के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। क्या बोले, 1001 यानी 1001 का प्राइम फैक्टर 7, प्राइम फैक्टर 7, 11, 13 इन तीनों के अलावा दुनिया में और कुछ भी नहीं हो सकता है। बस उसका ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए, ऑर्डर यदि ना चेंज करे, ऑर्डर चेंज ना करे तो उसका प्राइम फैक्टर हमेशा 7, 11 और 13 यही 3 ही आएगा 1001 का, यानी कि यूनिक है। यूनिक का मतलब कि ऐसा नहीं कि चेंज हो जाएगा, वो हमेशा प्राइम फैक्टर उसका हमेशा 7, 11, 13 इन तीनों का ही मल्टीप्लिकेशन आएगा 1001 यानी कि 1001, और कुछ भी नहीं होगा, कभी चेंज होगा ही नहीं। इसी को क्या कहते हैं, यूनिकनेस कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, यूनिकनेस, यूनिकनेस। और हाँ, उसमें बस ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए, जैसे ऑर्डर चेंज कर रहा है लेकिन उसका वैल्यू पे चेंज नहीं आ रहा है। समझ में आया? तो इसी चीज को फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहा जाता है। तो इतना तरीका से फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का एग्जाम्पल देखने का प्रयास किया, समझने का प्रयास किया। अब चलो जो किताबी परिभाषा है उसको देखते हैं, ठीक है। तो किताबी परिभाषा बोलता है इस थ्योरम का, इसका कहना है एवरी कंपोजिट नंबर, पर सबसे पहले हम शॉर्टकट में लिखते हैं ना, सबसे पहले जो परिभाषा उसको अच्छा से लिख लेते हैं, ठीक है। एवरी कंपोजिट नंबर यानी कि जितना भी भाज्य संख्या है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड कर सकते हैं किसके रूप में, प्राइम फैक्टराइज एज प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट। तो एवरी कंपोजिट नंबर, जितना भी कंपोजिट नंबर है, जितना भी कंपोजिट नंबर, जैसे यह एक कंपोजिट नंबर है ना 1001, इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं किसके किसके रूप में, प्रोडक्ट। किसका प्रोडक्ट, प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट, प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स यानी कि प्राइम्स का प्रोडक्ट एंड इट्स फैक्टराइजेशन इज यूनिक। क्या हुआ, यूनिक है। क्या है, यूनिक। यूनिक का मतलब समझ चुके हैं अच्छा से हम लोग। हाँ, यूनिक तभी कहेंगे जब उसका ऑर्डर को हम लोग फिक्स मान लेंगे, यानी ऑर्डर, उसका ऑर्डर में हम लोग चेंज ना करें। यानी कि लिख देते हैं साइड में, एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच प्राइम अकर। यानी कि इसका मतलब समझ जाओ कि उसका ऑर्डर को छोड़कर, उसका ऑर्डर को ध्यान में ना रखते हुए, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन के ऑर्डर को ध्यान में ना रखते हुए जितना भी कंपोजिट नंबर है उसको हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। जितना भी कंपोजिट नंबर है उसको प्राइम नंबर का प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं, वो भी यूनिक वे में। यूनिक मतलब कि सिर्फ उसमें प्राइम ही रहेगी और कोई दूसरा नहीं रहेगी, बस उसका ऑर्डर को ध्यान में नहीं रखना, यही बस कहना चाह रहा है। इसका मतलब समझ में आया? इसका मतलब यही हुआ, ठीक है। तो आगे इस चीज के बारे में और अच्छा से हम लोग चलो डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ध्यान में कुछ देते हैं। हाँ, ऊपर तो एग्जाम्पल हम लोग समझ ही चुके हैं, तो एक बार और एग्जाम्पल समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि 21 है, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लिकेशन 7, ठीक है। इसमें देखो कि प्राइम नंबर, सिर्फ प्राइम नंबर ही आया ना, 3 भी प्राइम है और 7 भी प्राइम है। सिर्फ और सिर्फ क्या आया इसके मल्टीप्लिकेशन में, प्राइम आया, और कुछ आया नहीं आया। तो इसका मतलब 21 को 3 और 7 के यूनिक वे में लिख पाए, यानी कि इसमें और कुछ और आ ही नहीं सकती है। इसी को यूनिकनेस कहते हैं। हाँ, बस इसका ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए 3 × 7 या 7 × 3 दोनों का वैल्यू क्या आएगा, 21 ही आएगा। तो बस ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। यदि उसका ऑर्डर को चेंज ना करे, उसका ऑर्डर को चेंज ना करे
तो वह जो है हाइब्रिड यानी कि वह जो प्राइम फैक्टर होगा क्या होगा, यूनिक होगा। क्या होगा, यूनिक होगा। ठीक, चलो अब और देखो, चलो इसको वेरिएबल रूप में देखते हैं। किसके रूप में, वेरिएबल में, वेरिएबल फॉर्म। ठीक है, चलो वेरिएबल फॉर्म देखते हैं। ठीक है, ध्यान दो वेरिएबल फॉर्म में। तो वेरिएबल फॉर्म में हम यह चीज ध्यान देंगे कि मान लो सबसे पहले तो कोई एक कंपोजिट नंबर लो। क्या है, क्यों, क्योंकि इस थ्योरम में कंपोजिट नंबर को ही ना प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा रहा। तो मान लो कि x एक कंपोजिट नंबर है। क्या है, कंपोजिट नंबर है, मान लिया। ठीक, अब x का, तब अब x का क्या निकालेंगे, फैक्टर। क्या निकालेंगे, फैक्टर। क्या, प्राइम फैक्टर। x का क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर। तो जब प्राइम फैक्टर निकालेंगे यानी प्राइम फैक्टर से उसको डिवाइड करेंगे, तो मान लो कि प्राइम फैक्टर पहला p1 ले लो। क्या ले लो, p1। इससे कुछ बार में चला गया, फिर यह जो बचा ये p2 से चला गया, फिर कुछ बचा, फिर वह किससे चला गया, p3 से डिवाइड हो गया। और ये सब की है प्राइम नंबर ही ले रहे हैं, कोई दूसरा नंबर से डिवाइड नहीं कर रहे। दूसरा नंबर से डिवाइड हो रही होगी उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमको दूसरा नंबर से डिवाइड नहीं करना, हमको सिर्फ किससे डिवाइड करना, प्राइम नंबर से। फिर कुछ आया होगा, फिर मान लो कि p3 से हो गया, इस तरह करके मान लो कि चलते रह गया, क्योंकि वो कुछ ना कुछ यहाँ बच रहा होगा और इस तरह करके ये भी कुछ ना कुछ जा रहा होगा। ठीक है, यानी कि मान लो कि n तक जा रहा होगा। कहाँ तक, n तक, 1 2 3 से। तो इसको लिख सकते हैं p1 मल्टीप्लिकेशन p2 मल्टीप्लिकेशन p3 मल्टीप्लिकेशन p4 मल्टीप्लिकेशन डॉट 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 pn तक। कहाँ तक, pn तक। तो मान लो कि कोई भी कंपोजिट नंबर है। क्या, कंपोजिट नंबर है, उसको इस प्राइम नंबर के फैक्टराइजेशन में हम लोग दिखा सकते हैं। ठीक है, इस प्राइम फैक्टराइजेशन में दिखा सकते हैं। ठीक है, बस यहाँ में हमको क्या ध्यान में रखना है कि जहाँ ये जो है p1 p2 p3 सब क्या में, ऑर्डर में है। क्या, ऑर्डर में। ऑर्डर मतलब कि एक ऑर्डर ले लो, फिक्स ऑर्डर, यानी कि मान लो कि पहले छोटा उससे बड़ा आ गया, या उससे बड़ा हो गया, उससे बड़ा वाला को लिख रहे हैं p4। ठीक है, एक ऑर्डर में लिख रहे हैं, एक ऑर्डर में लिख रहे हैं। ठीक है, अच्छा कभी कभी ऐसा भी तो होता है ना, जैसे देखो एक चीज देखो, 8 का प्राइम निकालो, फैक्टराइजेशन 2 से, का कि 2 क्या, अच्छा देखो एक चीज देखो यहाँ समझो, 8 है, 4 से भी डिवाइड होगा और 2 से भी डिवाइड होगा। तो हम 4 से डिवाइड क्यों नहीं कर रहे हैं यहाँ, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि 4 एक प्राइम नंबर नहीं है। तो जब भी डिवाइड करेंगे तो ध्यान देना कि वह प्राइम नंबर है या नहीं है, क्योंकि प्राइम फैक्टर निकाल रहे हैं। तो यहाँ 2 प्राइम नंबर है तो 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 2 4 जा 8 हो गया। अब 4 को देखेंगे, 4 तो 4 से भी डिवाइड हो रहा और 1 से भी डिवाइड हो रहा, तो 1 से और 4 से डिवाइड तो 4 हो ही रहा, तो क्या उससे डिवाइड करेंगे, नहीं। क्यों, क्योंकि 1 और 4 दोनों का दोनों प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर कौन है यहाँ, 2 है, तो 2 2 जा 4, तो फिर 2 1 जा 1, तो प्राइम फैक्टर क्या क्या आया, 2 मल्टीप्लिकेशन 2 मल्टीप्लिकेशन 2। तो एक चीज ध्यान दो कि प्राइम नंबर दोनों आपस में क्या आएगा, इसको मान लो p1 ले लो, क्या ले लो, p1, इसको क्या ले लो, p2, इसको क्या ले लो, p3। तो यहाँ p1 इक्वल टू p2 इक्वल टू p3 हो गया, समझ में आया। चलो और क्या लेते हैं बोलो, चलो हाँ 12 ले लो, तो चलो 12। अच्छा इस 6 से भी मल्टीप्लिकेशन 6 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, 12 हो जाएगा, लेकिन 6 से डिवाइड नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि 6 एक प्राइम नंबर नहीं है। तो सबसे पहले प्राइम नंबर क्या आती है, 2 से शुरू होती है प्राइम नंबर, तो 2 से चेक करेंगे क्या 2 से डिवाइड है, हाँ है, तो लगा देंगे 6 बार में। अब फिर चेक करेंगे क्या 2 से डिवाइड है, हाँ है 3 बार में, तो 3 भी एक प्राइम नंबर है। तो 2 मल्टीप्लिकेशन 2 मल्टीप्लिकेशन 3, तो इसको मान लो p1, इसको मान लो p2 और इसको मान लो p3। अब यहां में ध्यान दो, p1 बराबर है p2 के, लेकिन p2 से p3 क्या है, बड़ा है। क्या है, बड़ा है, क्योंकि p3 की जगह क्या है, 3 है। क्या है, 3, और p2 की जगह क्या है, 2 है। इसका मतलब क्या हुआ कि p2 से बड़ा हो गया p3। समझ में आया, बोलो। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान दो कि वह जो फैक्टर है, फैक्टर
जो भी मतलब कि उसको मान लो सजा रहे हैं, उसको क्या कर रहा है, सजा रहा है आरोही क्रम में, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजा रहे हैं, तो हो सकता है उसको बराबर भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, बराबर और बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। यानी बराबर कब हो जाएगा, जब तीनों सेम ही रहेगा। समझ में आया? यहाँ पे देख लो, बराबर भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। तो ई हो गया मेरा वेरिएबल फॉर्म, ई हो गया मेरा वेरिएबल फॉर्म। समझ में आया? और वेरिएबल फॉर्म में जहाँ रेंज देख लिए प्राइम नंबर इस रूप में मेरा रेंज में रहेगी। समझ में आया? तो देखो, चलो आप और आगे समझते हैं। समझ में आ रहा है ना यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम है बताओ। यदि कुछ प्रॉब्लम भी हो तो नीचे कमेंट में लिख देना, उस चीज को हम फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलो ध्यान में दो यहाँ आप। चलो यूजेस, क्या इसका यूजेस, हम यूजेस के बारे में इससे पहले चर्चा कर चुके हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा अच्छा से समझा देते हैं। पहला यूजेस इसका होता है इरेशनल नंबर को प्रूव करने में। इरेशनल नंबर जो है उसको जब हम प्रूव करेंगे कि √2 जैसे एक इरेशनल नंबर है, √3 भी एक इरेशनल नंबर है, ये सबको प्रूव जब करेंगे तो इस थ्योरम को, फंडामेंटल अरिथमेटिक थ्योरम जो है, इसको यूज करेंगे। सेकेंड कि रेशनल नंबर, क्या रेशनल नंबर, रेशनल नंबर किस रूप में होती है बोलो, P/Q के रूप में होती है, P/Q के रूप में होती है। तो इसमें हम क्या करेंगे, Q का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। Q का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। उस प्राइम फैक्टर को देख के, इस प्राइम फैक्टर को देख के हम पता लगा पाएंगे कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है, क्या डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन, किसका डेसिमल एक्सपेंशन बोलो, P/Q का। इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वह रिपीटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, क्या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। इस चीज में हम लोग ध्यान देंगे। ये चीज 9th में पढ़ोगे ना, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। इस चीज को हम लोग निकालेंगे, सब निकालेंगे ना। यदि कोई नहीं भी पढ़ा हो ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसके सहारा से जब हम प्रूव करेंगे, जब फाइंड करेंगे, कि जब हम चेक करेंगे किसके सहायता से, अभी जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है, इसके सहायता से हम चेक करेंगे कि रेशनल नंबर का जो P/Q है और उस Q का प्राइम फैक्टर देखकर, क्या Q का प्राइम फैक्टर देखकर इसका डेसिमल एक्सपेंशन हम जान जाएंगे कि रिपीटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। और क्या प्रूव करेंगे, ये रेशनल नंबर प्रूव करेंगे, ठीक है। ये सब को यूज जब करेंगे सीख जाएंगे, उससे उसमें प्रॉब्लम नहीं है। बस अभी जानना था कि इसका यूज कहाँ करेंगे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं यदि आप लोग को पता ना भी हो। तो चलो आप प्राइम फैक्टर निकालते हैं, क्या प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है। कुछ भी नंबर ले लो, बोलो मान लो 76, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो डिवाइड लगाएंगे किससे बोलो। तो देखो प्राइम फैक्टराइजेशन तो सीधा सीधी मतलब है प्राइम नंबर से 2 से लगाएंगे, 2 से यदि ना हो रहा हो तो 3 से लगाएंगे, यदि 3 से ना हो रहा हो तो 5 से, 5 से ना हो रहा हो 7 से, 7 से ना हो रहा तो 11 से, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर से ही डिवाइड करेंगे। हो सकता है वो दूसरा नंबर से डिवाइड हो रहा हो, लेकिन यदि वह प्राइम नंबर नहीं है तो उससे डिवाइड नहीं करेंगे। तो देखेंगे 2 से डिवाइड है तो एक चीज आप लोग सीखे हैं कि 2 से डिवाइड चेक करने का तरीका यूनिट डिजिट देखकर, क्या यूनिट डिजिट। मान लो कि कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर है और उसका अंतिम संख्या, क्या अंतिम यानी यूनिट डिजिट जो है उसमें मान लो कि जैसे 732 यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, यदि इन सब में कुछ भी हो वह 2 से पक्का कटेगी, 2 से पक्का भाग लग जाएगी। तो यह भी 2 से भाग लग जाएगी। और 2 एक प्राइम नंबर भी है, 2 3 जा 6, 2 8 बार, अब ये भी 2 से लग जाएगी 19 बार, 19 तो नहीं लगेगी, यानी कि 76 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लीकेशन 90, इतना लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, बताओ लिख सकते हैं।
तो इसका मतलब की हो गया कि ई भी प्राइम है, ए भी प्राइम है और ई भी प्राइम है, तीनों का तीनों प्राइम है। तो प्राइम नंबर के यूनिक के रूप में हम लोग लिख पाए 76 को। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, और देखो प्राइम फैक्टराइजेशन और किसका, बोलो 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 बोलो, चलो। हाँ, एक चीज ध्यान दो, 2 कितना बार आया, 2 बार, तो इसको पावर के रूप में भी हम लोग लिख पाएंगे। ठीक है, ये किसके रूप में लिख पाए, 2 पावर 2, 2 पावर 2 यानी पावर के रूप में, किसके रूप में, पावर के रूप में। ठीक है, और बोलो, बोलो, चलो 120 को लेते हैं। ठीक है, 2 बार में 16, 2 बार में 30, 2 बार में 15, 3 इंटू 5, यानी कि 120 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लीकेशन 2 मल्टीप्लीकेशन 2 मल्टीप्लीकेशन 3 मल्टीप्लीकेशन 5, यानी कि इसको लिख सकते हैं 2 कितना बार आया, 3 बार, तो 2 पर पावर 3, 3 एक बार है तो एक बार, और 5 एक बार है तो एक बार। समझ में आया, तो ये किस रूप में लिख पाए, पावर के रूप में, किस रूप में लिख पाए, पावर के रूप में। ठीक है, समझ में आया, पावर के रूप में। तो ध्यान दो, 2 पर पावर 3 है, 3 पर पावर 1 है, 5 पर पावर 1 है। ठीक, तो देखो कुछ भी संख्या है यदि पावर नहीं है तो उसका मतलब क्या हो गया, 1। कितना हो गया, 1। ठीक, अब ध्यान दो, इसी पावर वाला इसी पावर के रूप में प्राइम फैक्टराइजेशन जो निकाले, इसी की सहायता से, इसी के हेल्प से हम फाइंड करेंगे क्या, एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम को हम फाइंड करेंगे। तो एचसीएफ का फुल फॉर्म देख चुके हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब एलसीएम का फुल फॉर्म देख लेते हैं। एलसीएम, एल से मतलब लोवेस्ट, क्या हो गया, लोवेस्ट। सी का मतलब कॉमन, क्या हो गया, कॉमन। एम का मतलब मल्टीपल, क्या है, मल्टीपल। ठीक है, चलो देखो, मान लो कि 4 है, 4 का मल्टीपल निकालो, क्या निकालो, मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब हुआ कि 4 किस किस को डिवाइड कर पाएगी, 4 किस किस को डिवाइड कर पाएगी, तो 4 सबसे पहले किसको, खुद को ही ना डिवाइड कर पाएगी। 4 जो है खुद को ना डिवाइड कर पाएगी। क्या 4 अपने से छोटा नंबर को डिवाइड कर पाएगी, 4 अपने छोटा क्या 3 को डिवाइड कर पाएगी पूरा का पूरा, नहीं। 4 अपने छोटा नंबर 2 को पूरा का पूरा डिवाइड कर पाएगी, नहीं। तो 4 सबसे पहले खुद को डिवाइड कर पाएगी और अपने से बड़े को, अपने से बड़े को, कितना बड़े को, जैसे 4 है तो 4 में 4, यदि 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो अपना पहाड़ा के रूप में, यानी कि पहाड़ा, जैसे 4 को, और किसको कर पाएगी, 8 को, फिर 12 को, फिर 16 को, यानी कि अपने टेबल में वह डिवाइड कर पाएगी, यानी कि उसका टेबल में जो भी आएगा उसको वो डिवाइड कर पाएगी। तो मल्टीपल का मतलब सीधा हुआ टेबल निकालना, उसका टेबल निकालना। ठीक है, तो 4 का टेबल, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 जा 16, इस तरह करके चलते रहेगा, कहाँ तक, इन्फिनाइट तक, इन्फिनाइट तक। काहे कि एक समय में 4 10 जा 40 आएगी, फिर 4 11 जा 11 बार में 44, यानी कि यहाँ देखो सीधा सीधी देखो, जो भी नंबर 4 से डिवाइड है, शुरू में जो डिवाइड है, हर नंबर के बीच में गैप कितना का है, 4 का गैप। कितना का गैप है, 4 का गैप है। कितना का गैप है, 4 का गैप, 4 का गैप, यानी कि हर लगातार 4 संख्या में, हर लगातार 4 संख्या में एक संख्या 4 से डिवाइड होगी, लगातार कोई भी संख्या लो, यानी कि मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि हर लगातार 4 संख्या में एक संख्या 4 से कटेगी। यदि 3 रहता, क्या रहता, 3 का मल्टीपल, क्या 3 का मल्टीपल, तो 3 का टेबल ले लो, 3 का 3 6, 3 क्या 9, 3 चौको 12, 3 5 15, इस तरह करके चलते रहेगी, इन्फिनाइट है। इसका मतलब क्या हुआ कि हर लगातार 3 संख्या ले लो, कोई भी 3 संख्या लगातार ले लो, कोई भी 3 संख्या में एक संख्या पक्का 3 से कटेगी, एक संख्या पक्का 3 से कटेगी। कैसे, चलो देखते हैं एग्जांपल के साथ। चलो देखो एग्जांपल देखो, मान लो कोई भी लगातार, पहले इसको देखते हैं, कोई भी लगातार 4 संख्या लो 7 8 9 10, 4 लगातार संख्या लिए,
लगातार संख्या, लगातार लिखा हुआ है यानी कि लगातार लेना सीक्वेंस में। तो देखो 7 कट रही है 4 से, नहीं। 8 कट रही है 4 से, हाँ कट गई। 9 कट रही है, नहीं। 10 कट रही है, नहीं। कम से कम एक तो कटेगी कटेगी। और ले लो 10, या ले लो 12, 13, 14, 15, ठीक है। अब देखो लगातार है ना, ये 4 से कट रही है, हाँ। ये 4 से कट रही है, नहीं। ये 4 से कट रही है, नहीं। ये 4 से कट रही है, नहीं। यानी कि हर लगातार 4 संख्या में एक संख्या 4 से कटेगी। यदि 3 से देख रहे हैं, किससे? 3 से, तो लगातार कोई भी संख्या ले लो, 3 बोलो, 3 बोलो, लगातार कुछ भी लो, 6, 7, 8 कुछ भी लो, या 7, 8, 9 तुम्हारा मान लो, 8, 9, 10 कुछ भी लो लगातार। देखो 3 से कट रही है, हाँ। 3 से कट रही है, नहीं। 3 से कट रही है, नहीं। तो हर लगातार संख्या में एक संख्या पक्का 3 से कटेगी। यदि 3 से डिवाइड देख रहे हैं तो हर लगातार 3 में, यदि 5 से देखेंगे तो हर लगातार 5 संख्या में एक संख्या पक्का 5 से कटेगी। यदि 6 का मल्टीपल में देखेंगे तो हर लगातार 6 संख्या में एक संख्या 6 से कटेगी। 7 से देखेंगे तो हर लगातार 7 गो संख्या में एक संख्या 7 से कटेगी। यदि 8 से देखेंगे तो हर लगातार 8 गो संख्या में एगो संख्या 8 से कटेगी। समझ में आया या नहीं आया बताओ। तो यहाँ पे हम क्या समझाना चाह रहे थे कि हर लगातार 4 से देख रहे हैं तो 4 संख्या में से एक संख्या 4 से कटेगी। समझ में आया। तो यहाँ मल्टीपल निकालना चाह रहे हैं। एलसीएम का मतलब हुआ लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो मल्टीपल का मतलब समझ में आया। तो चलो एलसीएम निकालते। क्या निकालते हैं? एलसीएम। एलसीएम निकालते हैं। बोलो किसका किसका एलसीएम निकाले, बोलो बोलो बोलो। 4 का निकाल लो और 5 का निकाल लो, ठीक है। तो एलसीएम, एलसीएम का मतलब क्या हुआ? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? मल्टीपल। तो 4 का मल्टीपल कितना आ जाएगा? 4, 12, 16, 18, 20, 24, 28 डॉट डॉट डॉट। 5 का मल्टीपल 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 डॉट डॉट। अब देखो मल्टीपल निकल गया। मल्टीपल के बाद क्या निकालना है? कॉमन मल्टीपल। क्या निकालना? कॉमन। कॉमन बताओ। दोनों। कॉमन मतलब क्या हो? जो दोनों में हो। 4 और 5 में, 4 के मल्टीपल में और 5 के मल्टीपल में ऐसा कौन संख्या जो दोनों में है? बोलो। सबसे पहले यह 20। सबसे पहले कौन आया? 20 आया, ठीक है। सबसे पहले 20 आए, ठीक। या उससे पहले कुछ आ रहा है? नहीं आ रहा। सबसे पहले कौन आ रहा है? 20। तो 4 और 5 का कॉमन मल्टीपल। क्या? कॉमन मल्टीपल। सबसे पहले क्या आ रहा? बोलो। 20 आ रहा। तो 20 के बाद पक्का, यदि 20 को बाद है तो लगातार 20 संख्या, यानी लगातार अगला 40 हो जाएगा, अगला 60 हो जाएगा, अगला 80 हो जाएगा। इस तरह करके आते रहेगा, ठीक है। यानी कॉमन। आगे जब यहाँ देखो, यहाँ इनफाइनाइट तक जाएगा कि नहीं जाएगा बताओ? यहाँ भी इनफाइनाइट तक जाएगा। नहीं समझ में आ रहा? यहाँ पे इनफाइनाइट तक जाएगा, यहाँ पे भी इनफाइनाइट तक जाएगा। तो इनफाइनाइट में आगे इसके 4 के मल्टीपल में 40 आएगा कि नहीं आएगा? 5 के मल्टीपल में भी 40 आएगा, तो 40 हो जाएगा कॉमन। फिर यहाँ 60 भी आएगा, इसमें भी 60 आएगा, फिर 80 आएगा, फिर 80 आएगा। समझ में आया ना? तो हर लगातार 20, यदि शुरू 20 से हुआ है, 20 से जहां से हुआ तो उसका हर लगातार में एक एक संख्या 20 से डिवाइड होगी, तो अगला 40, अगला 60, अगला 80। समझ में आया? इस तरह करके। लेकिन एलसीएम के लिए हमको क्या लेना होगा? लोवेस्ट लेना होगा। क्या लेना होगा? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या लेना होगा? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसमें लोवेस्ट कौन है? इसी आई मेरा क्या हो गया? लोवेस्ट। अच्छा हाईएस्ट, हाईएस्ट नहीं निकाल पाएंगे। हाईएस्ट हम नहीं निकाल पाएंगे। जीवन भर उससे ज्यादा हाईएस्ट, उससे ज्यादा हाईएस्ट आते रहेगा। कॉमन मल्टीपल हाईएस्ट के रूप में आते रहेगा। देख लो वो मल्टीपल चलते रहेगा। लेकिन हाँ, फैक्टर में देखे थे कि फैक्टर क्या था? फिक्स था। फैक्टर क्या था? फिक्स। जैसे 4 का फैक्टर, 4 का फैक्टर, 4 का फैक्टर क्या होगा? 1 से डिवाइड हो जाएगी, 2 से, 3 से, 3 से नहीं होगी, 4 से। यानी कि इसमें देख रहे हैं कि जो नंबर का निकालो वह नंबर को डिवाइड करने वाला लेते हैं फैक्टर में, वह नंबर को डिवाइड करने वाला लेते हैं फैक्टर में। और मल्टीपल में लेते हैं कि वह नंबर किसको किसको डिवाइड करती है।
वह नंबर जिसको जिसको डिवाइड करेगी उसको लेते हैं इसमें, ठीक है। वह नंबर जिसको जिसको डिवाइड करती है उसको लेते हैं इसमें, ठीक है। यानी कि वह नंबर जिसको जिसको डिवाइड करे उसको लेते हैं। ये कौन फैक्टर और मल्टीपल के बीच डिफरेंस हुआ, क्या हुआ डिफरेंस, मल्टीपल और फैक्टर के बीच में डिफरेंस हुआ। फैक्टर में की लेंगे कि जो फैक्टर आएगी वह उसको जो डिवाइड करेगी नंबर को वह हो जाएगी। तो फैक्टर देखो लिमिटेड है, फैक्टर क्या है लिमिटेड, फिक्स है, हर नंबर का फैक्टर फिक्स है। लेकिन मल्टीपल फिक्स नहीं है। कितना मल्टीपल है, इन्फिनाइट। कितना है, इन्फिनाइट। समझ में आया। तो लोवेस्ट कौन हो गया 20, यही मेरा क्या हो गया एलसीएम हो गया। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल उसका मतलब है ना वाह, तो वही मेरा क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम 4 5 का कितना हो गया, बोलो कितना हो गया, कितना आया आंसर, कितना आया 20। कितना आया 20। समझ में आया, बोलो। तुम लोग निकाल लेना एलसीएम इन दोनों का, एलसीएम इन दोनों का, एलसीएम हाँ इन दोनों का, ठीक है। चलो अब समझते हैं प्राइम फैक्टर से कैसे निकालूं, किससे, प्राइम फैक्टराइजेशन। इसके सहायता से, प्राइम फैक्टराइजेशन के सहायता से एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे ये अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है।